बहुत ताबड़तोड़ तरीके से धुआंधार तरीके से पढ़ाई किए और ऑल इंडिया रैंक 16 प्राप्त किए और CPWD इनको मिला हुआ है। और इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से थे, बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट संदेश आपके तरफ से जाना चाहिए जिससे बच्चे थोड़ा सा मोटिवेट हो और इस बार 2025 में जितने भी होने वाले एग्जाम हैं सबको बहुत बेहतरीन तरीके से आपके जैसे रैंक लेकर आए। जो आपके रिलेटिव हैं उनका जो एस्पेक्ट था, या मैं बात करूं तो पहले नज़रिए और अब के नज़रिए में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिला होगा। यस सर, काफ़ी पहले इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। अब धीरे धीरे अब जो रिलेटिव्स कम भी बात करते थे, आपसे जुड़ना चाहते बिल्कुल, हैं। रात बहुत अंधेरी होती है तो अकेले ही सहना पड़ता है और दिन के उजाले में तो सारे लोग आ जाते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जीके होती है और रीजनिंग, यहाँ पर जितना मार्क्स जीके और रीजनिंग का है उतना ही टेक्निकल पोर्शन का है। रिवीजन और शॉर्ट नोट्स कैसे किया जाए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएंगे तभी आपका टेक्निकल मजबूत हो पाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोगों के लिए पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं लकी, जिन्होंने SSC JEE 2024 के अंदर 16 रैंक हासिल किए हैं और ये दूसरा अटेम्प्ट ही था। पहले अटेम्प्ट में इनका प्री निकला था, मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट जो था इनका, यार बहुत ताबड़तोड़ तरीके से धुआंधार तरीके से पढ़ाई किए और ऑल इंडिया रैंक 16 प्राप्त किए और CPWD इनको मिला हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू लकी। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा फील कर रहे हो भाई? सर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और फैमिली में भी सब खुश हैं। आप सभी बिल्कुल, को इसके लिए थैंक यू सर। अरे वेलकम भाई। तो आज यहाँ पर ये पॉडकास्ट रखने का मेन रीजन ये था सर कि यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जेन्युइन डाउट होते हैं, क्योंकि आप जब ये सफर तय कर रहे थे तब बहुत हर्डल्स आई आई होंगी आपको, उसको कैसे ओवरकम किए, आपका स्टडी प्लान क्या था, टाइम टेबल क्या था, आपका स्ट्रेटजी आपने क्या फॉलो किया दूसरे लोगों से जो अलग थी। आपने 2 साल में ही इतनी अच्छी रैंक पाए हैं और इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से थे, बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट संदेश आपके तरफ से जाना चाहिए जिससे बच्चे थोड़ा सा मोटिवेट हो और इस बार 2025 में जितने भी होने वाले एग्जाम हैं सबको बहुत बेहतरीन तरीके से आपके जैसे रैंक लेकर आए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप सबसे पहले लकी, आप अपनी जर्नी के बारे में मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। सर मैंने अपनी बीटेक, मैं कोटा का ही रहने वाला हूँ, तो मैंने अपनी बीटेक आरटी कोटा से ही कंप्लीट की है। टू 23 में मेरी बीटेक कंप्लीट होती है। उसके बाद देन मैं एसएससी जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था 23 वाला। उसमें मेरा प्री हुआ था, बट मैं इसमें थोड़े से मार्क्स से मैं रह गया था। देन उसके बाद फिर मैंने 24 में वापस से एक बार ट्राई किया, तो उसमें मेरे प्री में भी सिलेक्शन हुआ। देन उसके बाद मेंस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे इस बार सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है। ओके, तो प्री में आपके कितने नंबर थे? सर मेरे प्री में 139 मार्क्स थे टोटल। और वहां पर अगर जैसे देखा जाए कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कितनी कितनी है, अगर याद हो तो बता सकते हैं आप। यस सर, मेरे टेक्निकल पोर्शन में 65 थे। एंड जैसे नॉन टेक में एक रीजनिंग होता है एंड जीके होता है, तो रीजनिंग में मेरे 45 मार्क्स थे और सॉरी, रीजनिंग में मेरे 45 थे एंड जीके में मेरे 26 मार्क्स थे। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे कि, और इसके पहले जब 2023 में आपने एग्जाम दिया था तो वहां से आपने क्या सीखा, क्या वहां से आपने सर मैंने जो गलतियां किया उनसे कैसे सीखा, ओवरकम कैसे किया? सर मेरे 23 में जैसे मैंने बताया कि मेरा प्री हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि प्री हुआ है तो अब मेंस की करके देखते हैं प्रिपरेशन। तो मैंने वहां पर थोड़ा कम टाइम था मेंस में। जैसे इस बार 24 में काफी टाइम मिला था मेंस में और प्री में, तो इसीलिए फिर मैंने वहां पर जैसे थोड़ा कम टाइम मिला था और फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, तो इतना ज्यादा पता नहीं था कि क्या चीजें हैं, क्या सिलेबस है और किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो बट दिया मेंस में और थोड़ा अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, तो इसीलिए फिर वहां पर मेरा रह गया। बट फिर मैंने वहां से कुछ चीजें सीखी कि किस पे हमें वर्क करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें किस तरीके से बुक्स फॉलो करनी चाहिए। तो फिर मैंने सब चीजों को डे बाय डे इम्प्रूव करना चालू किया, फिर वो 24 में मैंने सिलेक्शन लिया। अच्छा, सिलेक्शन लेने के बाद जैसे जिस दिन रिजल्ट आया होगा उस दिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके मम्मी और पापा का क्या रिएक्शन था। उतनी समय CPWD मतलब मिलना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी ऑल इंडिया रैंक।
काफी मायने रखता भाई, बहुत लोगों का सपना होता है। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था भाई? सर जैसे 6 नवंबर को हमारा मेंस हुआ था, तो उसके बाद जैसे टेंटेटिव आंसर की आती है, तो उसमें अच्छे मार्क्स थे, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, बट इतना भी नहीं पता था कि सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा। तो देन उसके बाद जब रिजल्ट आया तो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देख के बहुत खुशी हुई। और घर में जैसे मम्मी है, अभी मेरे फादर की कोरोना टाइम में डेथ हो गई थी, तो अरे अभी मम्मी है सिर्फ घर में, तो उनको काफी बताया तो उनको काफी खुशी हुई। और भी घर में जो फैमिली मेंबर्स थे, भैया दीदी, उन सबको बताया तो काफी खुश थे। और रिलेटिव्स भी काफी खुश हैं। ओके, मतलब आज पापा होते तो बहुत ज्यादा गर्व फील करते, लेकिन ठीक है, आपने सिलेक्शन लिया, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किए भाई। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, तो अच्छा, पहले इसके पहले आपके रिलेशन, जो आपके रिलेटिव हैं, उनका जो एस्पेक्ट था, या मैं बात करूं, तो पहले नजरिए और अब के नजरिए में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिला होगा। यस सर, काफी पहले इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, अब धीरे धीरे अब जो रिलेटिव्स कम भी बात करते थे। बोलते ना कि जैसे जो होता है कि अगर आप सिलेक्शन लेते हैं या कुछ हम्म। सक्सेस होती है, तो फिर उसके बाद सब आपके पास धीरे धीरे आने लगता है। चाहे कुछ भी हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड हो, सब फिर आपसे जुड़ना चाहते बिल्कुल हैं, सही तो बात है। ये एक एडवांटेज होता है। जब रात बहुत अंधेरी होती है तो अकेले ही सहना पड़ता है, और दिन के उजाले में तो सारे लोग आ जाते हैं। ठीक ना? यस। अच्छा, यहाँ पर आपने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की है ये बताइए, बच्चों के लिए, कि अगर मैं एक एज ए स्टूडेंट आपसे बात करूं, तो कौन सी स्ट्रेटजी आपने फॉलो की, आपका टाइम टेबल क्या था? सर जैसे मैंने बताया था कि 23 में मेरा प्री नहीं हुआ था, प्री हो गया था बट मेंस नहीं हुआ था। उसके दिन जैसे हमारा मेंस हुआ था 23 में दिसंबर में, तो उसके बाद फिर मेरा एक और एग्जाम था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। तो वो भी मैंने राजस्थान में दिया था। उसमें भी यानी कि काफी कम वैकेंसी थी जनरल की, 18 समथिंग वैकेंसी थी ऑल ओवर राजस्थान में, तो उसमें भी मेरा यानी कि कुछ मार्क्स से ही रह गया था। तो इतना तो पता चला था कि पोटेंशियल है, कर सकते हैं, तो वहां से विश्वास हुआ मेरे को कि कहीं ना कहीं कर लेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने एक अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई किस तरीके से इसको डे बाय डे इम्प्रूव करना है। तो मेरा रूटीन था कि मैं लाइब्रेरी जाता था। तो लाइब्रेरी में सुबह लगभग 9 बजे रोज पहुंचना ही होता था कैसे ना कैसे करके। तो मैं 9 बजे लगभग लाइब्रेरी पहुंच जाता था, और लगभग रात को 10 बजे तक लाइब्रेरी रहता था। बीच में 1-2 घंटे के लिए लंच वगैरह होता था, तो घर पे आके लंच किया। उसके बाद 10 बजे तक रात को लाइब्रेरी रुकना। देन उसके बाद फिर 11 बजे तक वापस से खाना वाना खा के फ्री हो जाना। फिर वापस से 11 से लगभग 1:30 या 2 बजे तक रोज का रूटीन था कि पढ़ना ही है। तो लगभग 10 या 12 घंटे का रोज का रूटीन होता था कि इतना तो देना ही है। अगर किसी दिन नहीं भी देते थे तो इतना रिग्रेट फील होता था कि ये हमारा टाइम चला गया। तो मेरी कंसिस्टेंसी यही थी कि रूटीन बना हुआ था, उसको ब्रेक नहीं करता था। एकदम यार, बहुत अच्छी बात आपने बताया है कि सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ती है यार। और इन्होंने, जैसे आपने सीखा कि लकी ने 8 से 10 से 12 घंटे डेली पढ़े हैं, और एक कंसिस्टेंसी, आप जो जानते होंगे कि भाई कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि डेली आपको पढ़ना है, किसी भी दिन छोड़ना नहीं है। आप कुछ ना कुछ पढ़ाई जरूर करिए। अगर आप इनका टाइम टेबल की बात, जैसे इन्होंने बताया सिलेक्शन के लिए 8 से 10 घंटे पढ़ना है, आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। आप दिन में पढ़ना चाहें दिन में पढ़ें, रात में पढ़ना चाहते हैं रात में पढ़ें। अच्छा, दूसरी बात अगर यहाँ से बात करूँ आप से मैं, तो आप एक चीज हमें ये बताइए कि जैसे बच्चों का एक डाउट होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके सर लिए जैसे कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे? अगर प्री का बात करें तो प्री में एक्चुअल में जैसे जीके होती है और रीजनिंग, यहाँ पर जितना मार्क्स जीके और रीजनिंग का है उतना ही टेक्निकल पोर्शन का है। तो हमें जीके और रीजनिंग को भी लेकर चलना पड़ेगा, साथ में टेक्निकल को भी लेना लेके चलना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो यहीं पे गलती करते हैं कि वो जीके को बिल्कुल नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं कि थोड़ा टेक्निकल पे ज्यादा फोकस किया और जीके नहीं पढ़ी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सबका इक्वल वेटेज है, लगभग 50 नंबर की जीके आ रही है, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो प्री में तो ये रहता है आपको। और मेंस में जैसे आपके 15 सब्जेक्ट्स हैं, तो ओवरऑल आपको उन पे कमांड बनानी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब इनमें अगर हम देखें 15 सब्जेक्ट्स टेक्निकल के हैं, तो उसमें डीएमसी का पोर्शन बहुत ज्यादा आता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो अब धीरे धीरे एस्टिमेशन जो है इसमें भी काफी इंक्रीज हुआ है मार्क्स। और फिर उसके बाद अगर हम देखें आरसीसी हुआ हमारा, और सोयल मैकेनिक्स हुआ, तो ये काफी जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे हमारा स्टील हुआ, और
इसके अलावा एफएम हुआ। तो इनसे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, बट आते हैं, तो सब पर हमको फोकस तो करना पड़ेगा, बट ज्यादा मार्क्स जिससे ज्यादा मार्क्स आते हैं उनको हमें पहले प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। ओके। तो अच्छा, आपके सब्जेक्ट में वीकनेस कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें आपको ऐसा लगता था कि यार ये थोड़ा सा वीक है मेरा? आपको ये बात पता थी कि नहीं? हाँ सर, मेरे को लगता था थोड़ा मेरा स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है थोड़ा वीक है, तो उस पर, बट उसमें से इतने क्वेश्चंस आते नहीं है स्ट्रक्चर पोर्शन में से। तो बट मैंने उन पे भी फिर धीरे धीरे कमांड बनाना शुरू किया, और जो वीक थे मेरे सब्जेक्ट से तो उन पे भी मैंने धीरे धीरे वर्क किया, फिर डे बाय डे मेरा थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लगा। एट द लास्ट मेंस के टाइम भी फिर मैंने उन पे प्रैक्टिस की, तो धीरे धीरे फिर इम्प्रूव हो गया। ओके। अब यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा। 3 क्वेश्चन में आप मुझे पहले ये बताइएगा कि जैसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, ठीक ना? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद PYQ, MCQ, टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना, ये प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस को आपने कितना फॉलो किया था? क्या पहले हमको तुरंत ही PYQ में चले जाना चाहिए, या टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि यही गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट थ्योरी नहीं पढ़ते, कंसेप्ट नहीं बनाए, और फिर सीधे ही पीवाईक्यू करने लग जाते हैं। तो ये सबसे गलत तरीका है। अगर हम पीवाईक्यू डायरेक्ट करेंगे तो कुछ भी हमें सब कुछ नया नया लगने लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज यही आती है कि आप अपने नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिए। कहीं से भी आपने किए हो उनको प्रॉपरली हमें प्रिपेयर करना है, उनको हमें समझना है और उनको रिवाइज करना है डेली। और उसके बाद फिर अगर हम ये सब कर लेते हैं तो देन हम पीवाईक्यू पे आते हैं। पीवाईक्यू भी हमने कर लिए तो फिर देन हम टेस्ट पे आते हैं, यहाँ पर टेस्ट भी हमारा काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये सारा जो साइकिल है इसको फॉलो करना बिल्कुल जरूरी है। अब किस तरीके से हम टेस्ट दे सकते हैं और किस तरीके से हम पीवाईक्यू फॉलो कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको पहले सबसे पहले अपने नोट्स हैं वो प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद देन जैसे जैसे जो आप सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं तो उनके आप वहाँ पर पीवाईक्यू लगाते जाइए, या कोई आपके पास कोई बुक होगी तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उनके चैप्टर वाइज क्वेश्चन कीजिए। चैप्टर वाइज कर लिया आपने, फिर आप पूरा फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं। मैं यही फॉलो करता था पहले, तो चैप्टर वाइज टेस्ट दिए सबके, फिर उसके बाद मैंने सब्जेक्ट वाइज दिए, फिर धीरे धीरे इसमें कमांड बनी, फिर धीरे धीरे फिर मैं मॉक पे आने लगा। फिर डेली में मॉक भी दिया करता था, प्री के टाइम भी, फिर मेंस के टाइम भी। ओके। तो यहाँ पर और 2 पॉइंट और भी हैं। रिवीजन और शॉर्ट नोट्स कैसे किया जाए? बच्चों के जेन्युइन डाउट आते हैं सर कि सर रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो भाई रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, या शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए? इस पर भी आप थोड़ा सा बच्चों को बता सकते हैं। सर शॉर्ट नोट्स का अगर मेरे सक्सेस में अगर देखें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल उसी ने प्ले किया है। क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएंगे तभी आपका टेक्निकल मजबूत हो पाएगा, क्योंकि टेक्निकल में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि आप उनको एकदम से रिवाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स कहीं ना कहीं बनाने पड़ेंगे। अब कुछ बच्चे होते हैं गलती करते हैं कि बुक कोई ले हैंड बुक उससे पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे गलत है। क्योंकि अगर आप खुद के शॉर्ट नोट्स अगर आप अपने हैंड रिटन प्रिपेयर करेंगे तो आपको वो समझने में भी इजी लगेंगे और आप उनको रिवाइज भी जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो मैंने सारे सब्जेक्ट से कम्प्लीटली शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे। उनको जहां भी जाता था मैं कैरी करके ही जाता था। अगर पॉसिबल नहीं होता था तो उनकी मोबाइल में पीडीएफ थी, जहाँ टाइम मिलता था तो मैं उनसे रिवाइज कर लिया करता था। तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ओके। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिवीजन अच्छा कितने दिन में करना चाहिए? क्या हर बच्चे का अलग अलग एक शेड्यूल होता है, कि कभी भी कर सकते हैं? सर सब देखें तो कहीं ना कहीं रिवीजन में रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो हम प्रीवियस जो हमने पढ़ा है वो भूलते जाएंगे। तो मेरा ये होता था कि पहले मैंने कोई 2 सब्जेक्ट पकड़े टेक्निकल में, फिर उनको रिवीजन किया 3-4 दिन, जितने दिन भी लगे उसमें, फिर उसके पीवाईक्यू किए कंप्लीट। फिर उसके बाद वापस से जो दो न्यू सब्जेक्ट हैं उनको पकड़ा, और फिर उनको मैंने रिवाइज किया अच्छी तरीके से, उनके पीवाईक्यू किए। फिर अगर हम पिछले वाले जो 2 सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं उनको अगर हम भूलने लगते हैं तो उनको वापस से शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लिया 1-2 दिन में। तो शॉर्ट नोट्स यहीं पे आपको काम आते हैं, क्योंकि आप फुल नोट्स वापस से इतने सारे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स वहां पे मैंने जल्दी से 2 दिन में उनको या 1 दिन में रिवाइज कर लिया, फिर नेक्स्ट जो न्यू सब्जेक्ट है उन पे चला गया। तो इस तरीके से प्रॉपर वे में मैंने पूरी स्ट्रेटेजी प्लान की थी। फिर इस तरीके से मैंने पूरा सब्जेक्ट टेक्निकल का कवर किया। अच्छा, ये 2 साल का जो आपका जर्नी थी, और इस जर्नी में कई बार आप डिमोटिवेट भी हुए होंगे, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं वो फाइनल स्टेज तक पहुंचने के बाद
नहीं हो पा रहा है, उनके लिए आपका कुछ संदेश या कुछ मोटिवेशनल, जिससे वो बच्चे मोटिवेट रहें और इस बार वो 2025 एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करें। अगर अभी देखें सर, तो अभी एसएससी जेई 25 वाले में काफी टाइम है, प्री में भी इतना ज्यादा टाइम है, इतने ज्यादा टाइम में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई अगर जीरो से भी स्टार्ट करता है तो तब भी वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकता है और सिलेक्शन ले सकता है। तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी फील नहीं करना है। अगर मैं जब भी करता था तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मदर मेरी स्पेशली, तो वो काफी मेरे को सपोर्ट करती थी। देन फिर फैमिली में जो भी मेंबर मैं उनसे बातचीत कर लिया करता था, और फ्रेंड्स हैं उनसे भी बातचीत कर लिया करता था। और खुद में भी एक हमें होना चाहिए कि अगर हम डिमोटिवेट फील भी कर रहे हैं तो एक दो दिन कर सकते हैं, बट वापस से उसको एज ए मोटिवेशन लेना है, और वापस से हमें अपनी जो प्रिपरेशन है कंटिन्यू करनी है। तो बिल्कुल अगर आप सही वे में अगर आप किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताया बच्चों को। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो न्यू लर्नर हैं, जो अभी एसएससी जे 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके तरफ से कोई एक सीक्रेट है क्या कि अगर वो आप उनको सीक्रेट दे दें तो उनका भी सिलेक्शन हो जाए? तो सिलेक्शन में अगर हम देखें तो कोई शॉर्टकट या ऐसा सीक्रेट तो होता नहीं है, बट फिर भी है कि आप सबसे पहले अपने कंसेप्ट को मजबूत कीजिए। कंसेप्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन उसके बाद मॉक लगाइए। अगर ये आप साइकिल फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन बिल्कुल मिलेगा। और फिर उसके साथ ही अगर आप इसमें एड ऑन करना चाहें तो आप शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करें खुद से, तो फिर आपको वहां पर सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें बताएं। आपने टाइम टेबल के बारे में बताएं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं तो अभी कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जो कॉलेज गोइंग है। कॉलेज गोइंग का मतलब या तो डिप्लोमा कर रहे होंगे या बीटेक कर रहे होंगे, फोर्थ ईयर में होंगे। क्या उनको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, थर्ड ईयर से? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी हमें तो लगभग बाद में पता चला कि ये एसएससी जेई का ये एग्जाम भी है कहीं कहीं से कि ऐसा होता है। क्योंकि मेरा शुरू से अगर मैं देखूं तो मेरा टीचिंग में मेरा वहाँ पे इंटरेस्ट था, तो मैं पढ़ाता था कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में, मैंने पढ़ाया हुआ भी है। तो इस तरीके से अगर आपको पहले ही पता चल जाता है तो बिल्कुल अच्छी बात है। वहीं से आप प्रिपरेशन करने लग गए, कॉलेज टाइम से ही आप अपने जो कंसेप्ट अगर मजबूत करते जाएंगे तो फिर आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कॉलेज खत्म होते ही आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। जितने भी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हैं, और वो बच्चे अगर अभी से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट यहाँ पर वही सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में भी हैं, तो आप उनको पैरेलली पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मेरा लकी अब आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप एक चीज़ ये बताइए कि इस जर्नी के दौरान, जब आप ये 2 साल एक कड़ी मेहनत किए, तो इस जर्नी के दौरान इंजीनियर अड्डा आपकी कैसे और कितनी हेल्प किया? बिल्कुल सर, मैं इंजीनियर्स अड्डा 24/7 को थैंक यू बोलूंगा। जो उनके यूट्यूब सेशन होते थे, जैसे रीजनिंग का हुआ और जीके वगैरह, और टेक्निकल में भी जैसे प्रमोद सर है, आरके सर है, रजत सर है, इनके जो यूट्यूब सेशन होते थे मैं उनको बिल्कुल देखता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता था। तो उन्होंने काफी हेल्प की मेरी। इस तरीके से इंजीनियर्स अड्डा 24/7 ने काफी पूरी जर्नी में ही मेरे साथ थे, तो इस तरीके से काफी उन्होंने हेल्प की। ओके, तो यहाँ पर आखिरी संदेश आपके तरफ से, जो बच्चे इस बार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कुछ, कि मतलब इस बार वो और अगर लगे रहें तो इस बार सिलेक्शन उनका हो जाएगा? अगर देखें तो जिनका प्री नहीं हुआ है तो वो अच्छे से प्रिपेयर करें और प्री भी निकालें। और अगर जिसका प्री हो गया है, मेंस नहीं हुआ, तो उनके लिए तो और अच्छा है कि वो कहीं ना कहीं अब लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि थोड़ा सा ही सिलेक्शन से थोड़ी दूर है। तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जैसे बताया सर ने भी कि कंसेप्ट पहले फोकस कीजिए, फिर उसके बाद आप मॉक्स लगाइए और पीवाईक्यू कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आप सब फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और नहीं आप डिमोटिवेट हो, अगर होते भी हैं तो अपनी फैमिली से बात करें, अपने फ्रेंड से बात करें, और कहीं ना कहीं सर से भी आप बात कर सकते हैं। सर भी काफी सपोर्टिव है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। बिल्कुल। और थैंक यू लकी रिजवानी, आप आए यार, बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं। मुझे पता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जो सर ने बताया है उनको फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से दो चार पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो आप देखिए कहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ सही है या गलत है, ये आपको ही जानना सर। और जब तक आप लोग नहीं जानेंगे, सिलेक्शन से बहुत दूर रहेंगे। तो आप इस पॉडकास्ट से जरूर सीख सकते हैं कि जैसे इन्होंने 2 साल के अंदर
ऑल इंडिया रैंक 16 प्राप्त किए हैं। आप लोग भी कर सकते हैं। आप सबके बीच में से ही लकी हैं भाई, इन्होंने भी काफी संघर्ष किया और फाइनली सिलेक्शन हुआ। आप सब लोगों का भी सिलेक्शन होगा। आई होप ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, और बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा पूरी जर्नी देखकर। थैंक यू एंड लव यू ऑल।